तो जब मैं रैंडमली अपने सीक्रेट वेबसाइट पर कोई देखने लायक एनिमे ढूंढ रहा था, वो भी खाना खाते हुए, अभी मेरे स्क्रीन पर आता है ये एनिमे जिसका नाम मैंने सुना देखा न टाइटल से पोस्टर देखा और इतना पता था कि ये कोई सा न्यू एनिमे है और सीधा घुस गया देखने के लिए। और जैसे मैंने इस एनिमे को देखना शुरू करा, मैंने नोटिस किया इसका एनिमेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग थे। और पहली नज़र में मुझे ये बकवास लगा क्योंकि किसी किसी सीन में समझ नहीं आ रहा था कि एनीमे कलरफुल है या ब्लैक एंड वाइट। और शुरुआत के 5 मिनट देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे इसको हटा देना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने इसको मौका दिया। और फिर एंड तक देखने के बाद जैसे नहीं मैंने मेरा इंटरेस्ट छुड़ा लिया और अब मुझे इसके एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा फ्रेश और अच्छे लगने लगे थे। और अब मैं इस एनीमे के अगले एपिसोड्स का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये तो था मेरा फर्स्ट एनकाउंटर इस एनीमे के साथ। तो चलो अब इसके बारे में थोड़ा प्रॉपर तरीके से बात करते हैं। इस एनीमे का नाम है निप्पॉन संगोकू और जेनरा से ये ड्रामा, वॉर एंड पॉलिटिक्स है। और ये अप्रैल 2026 से यह होना शुरू हुआ है और इसका फर्स्ट एपिसोड आते से ही 9 की रेटिंग ले जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है जिसके बारे में आप लोग वीडियो के आगे बात करेंगे। और इसको ओवरऑल शो को भी 8 की रेटिंग मिले अभी, और ये अभी फिलहाल प्राइम वीडियोस पे स्ट्रीम हो रहा है। जहाँ पर जापान लगातार नेचुरल डिजास्टर और वॉर से सफ़र करते हुए गिर गिर कर बिल्कुल पुराने ज़माने में पहुंच जाता है। गवर्नमेंट पूरी तरह से कोलैप कर जाती है और वॉर का ज़माना शुरू हो जाता है, जहाँ पर जापान 3 हिस्सों में बढ़ चुका होता है और ये तीनों हिस्से आपस में लड़ाई कर रहे हैं जापान की पूरी पावर को ऊपर कब्जा करने के लिए। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से पोस्ट अपोकलिप्स जैसा माहौल होता है। और इन सब के चलते कुछ हाई पोजीशन वाले लोगों के पास इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी है, अगर तुम कोई आम आदमी हो तो तुम्हारी छोटी सी गलती पे भी ये तुम्हें बहुत ही बदतर सजा देकर जान से ख़त्म कर देंगे। और इस दुनिया में रहता है हमारा एमसी ओतेरो मिसुमी मिसुमी, हाँ अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। और फर्स्ट एपिसोड के अंदर दिखाया जाता है अपने हीरो की शादी होती है, बिल्कुल नहीं नहीं वो भी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स है। और पर्सनैलिटी वाइज अपना मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा होशियार है और इसका सारा ज्ञान किताबों से आता है। बंदे ने लगभग हर तरह की किताब पढ़ कर रखी है और इसके बाद इसका पोटेंशियल साफ साफ दे पाती है। हालांकि इंटेलिजेंट होने के साथ साथ अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा चंपू किस्म का भी है, लेकिन इसकी बाइक जानती है बंदे के अंदर पोटेंशियल है और वो उसे बोलती भी है कि तुम आर्मी में ज्वाइन होकर हाई प्लेस में जाकर कुछ वॉर ख़त्म करके जापान को एक करतर शांति ला सकते हो। लेकिन अपना एम से कहता है उसे तो बस उसके साथ एक आम जिंदगी बितानी है, इन सब में नहीं पढ़ना। और बात करें इसके वाइफ के कैरेक्टर की, तो ये अपने मेन कैरेक्टर से थोड़ी अलग है, काफ़ी गुस्से वाली और साथ में काफ़ी हिम्मत वाली लड़की भी है, जो कि अपने सामने कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती। और ऐसे ही एक दिन जब ये लोग जा रहे थे तो 2 ऑफिसर एक बंदे से जबरन टैक्स वसूल रहे थे और उसे पीट भी रहे थे। तो ये देखकर वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। एमसी उसे मना करता है और बोलता है इग्नोर करने के लिए, लेकिन उसकी वाइफ कहती है मुझसे ये नहीं हो पाएगा और वो जाकर उस बंदे को एक अच्छा सबक सिखा देती है। और ये देखकर एमसी भी अपनी वाइफ से काफ़ी इंप्रेस हो चुका होता है और उसे थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि उसके अंदर कमी हो तो बस हिम्मत की, जो कि हमेशा उसकी वाइफ भी से कहती रहती थी। और वो रात में अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी और दोनों खुश होकर सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जैसे एमसी उठता है तो सब कुछ बदल चुका होता है, कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उसने सपने में भी उम्मीद नहीं करी थी। और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके फर्स्ट एपिसोड ने IMDb पर 9 की रेटिंग हासिल करी है 10 में से। और यह रेटिंग हासिल करना एक नए एनिमे के लिए वाकई में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। इसे ऐसे समझो, अगर किसी एनिमे ने 10 में से 9 की रेटिंग हासिल कर ली है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑलरेडी तो 1% एनिमे की लिस्ट में जाने का पोटेंशियल रखता है। और ये वही 1% एनिमेस होते हैं जिन्हें तुम लोग मास्टरपीस कहते हो, यानी कि इस एनिमे में भी पोटेंशियल है कि ये भी एक मास्टरपीस बन सकता है। और जब भी कोई एनिमे 10 में से 9 की रेटिंग हासिल करता है तो उसमें ये 3 चीज़ें ज़रूर देखने को मिलती है। पहला तो एक बढ़िया हुक, और जो कि इसके फर्स्ट एपिसोड को देखने से साफ साफ नज़र में आता है। इसके एंडिंग में ऐसा हुक था जो कि सच में ऑडियंस को रोक दे और अगला पार्ट देखने के लिए मोटिवेट करे। जिन्होंने ये ऑलरेडी देख लिया है उन्हें मेरी ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दूसरा प्रोडक्शन क्वालिटी, मतलब कि एनिमे का स्टाइल, म्यूजिक, वॉइस एक्टिंग, ये सारी चीज़ें। और अगर इसी बात पे इस एनिमे के एनिमेशन की बात करें तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा यूनिक और फ्रेश वाइब दे रहे थे। और इसके थीम सॉन्ग का म्यूजिक स्टार्टिंग का वाकई में काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, वो सुनते से एकदम से जापानीज़ वाली वाइब आ जाती है पूरा कि हाँ जापान की बात हो रही है। और मैंने इसे जापानीज डब में तो नहीं देखा है पर हिंदी डब में देखा है और उसमें भी वॉइस एक्टिंग काफ़ी बढ़िया थी और वो इमोशन, वो फ्रस्ट्रेशन बराबर फील हो रही थी उन मोमेंट्स पर।
और थर्ड फैक्टर पे आता है अपना हाइप सोशल मीडिया पे एनिमे की मार्केटिंग वगैरह, कोई क्लिप वायरल हो जाना या फिर ऐसे कुछ। लेकिन अभी तक मेरे को इस रिलेटेड कुछ मिला तो नहीं है जिससे लगे कि हाँ ये बहुत ज़्यादा हाइप हो रहा हो। लेकिन मुझे इसके मांगा के बारे में पता चला है जो कि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इसके मांगा ने तो कुछ रिकॉर्ड भी बनाए हैं और इसकी ऑलरेडी 7 लाख से ज़्यादा कॉपीज बिकी हुई हैं। तो मांगा की पॉपुलैरिटी भी कहीं ना कहीं इस एनिमे के लिए हाइप क्रिएट कर सकती है। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को इस एनिमे से वाकई में उम्मीद है कि ये अपन को कुछ अच्छा दिखाने वाला है। और अगर तुम्हें ऐसे एनिमे देखना पसंद है जिसमें अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होशियार हो और तलवारों से ज़्यादा एक्शन दिमाग से होता हो, तगड़ी तगड़ी वॉर्स हो, पॉलिटिक्स हो, तो तुम ये एनिमे ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। इससे मेरे को उम्मीद है कि आगे चलकर कुछ बड़ा नाम हासिल कर सकता है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट में नीचे ज़रूर बताना अगर तुमने ऑलरेडी इसको देख कर रखा है। तो मिलता हूँ फिर किसी न्यू वीडियो में, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।